नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं गूंज। अब लोकतंत्र की गूंज तो आप तक पहुंची चुकी है, लेकिन इस लोकतंत्र की बागडोर विपक्ष के तौर पर कौन संभालेगा और सरकार के तौर पर कौन संभालेगा? 8 जून ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। यानी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार भी पीएम पद की शपथ ले रहे हैं। यह तो रही इतिहास और वर्तमान की तुलना, लेकिन इस तुलना की वजह है 4 जून यानी कल आए आम चुनाव के नतीजे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 292 सीटें लेकर बहुमत से पार आंकड़े ले आई। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन देखिए सीटों के मामले में 234 पर है, रुक गई 234 पर। और इसीलिए आज बात इस पर होना जरूरी है कि एनडीए के 2 बड़े पार्टनर जेडीयू और टीडीपी, जिनके पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं, उनके रहने से एनडीए सरकार कितनी स्थिर रहेगी। और इसके लिए फिर से इतिहास में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको अंदाजा होगा, इससे आप समझ पाएंगे कि ये लोग साथ रहेंगे कि चले जाएंगे, कि इतिहास क्या बताता है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी पहली बार 1998 में एनडीए का हिस्सा बनी थी, 1998 में, और वाजपेयी सरकार को बाहर से इन्होंने अपना समर्थन दिया था चंद्रबाबू नायडू ने। लेकिन जब जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने अचानक वाजपेयी सरकार से समर्थन खींच लिया था, तब चंद्रबाबू नायडू वाजपेयी सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हो गए और उनके सभी 11 सांसदों ने सरकार के समर्थन में वोट कर दिया। यानी चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के भरोसे को हमेशा आगे रखा है, एनडीए के भरोसेमंद साथी रहे हैं। हालांकि 2018 में विशेष राज्य के मुद्दे पर नायडू एनडीए छोड़ भी गए थे, लेकिन 2024 में फिर से उन्होंने एनडीए में वापसी की है। अब बात एनडीए के दूसरे बड़े साथी नीतीश कुमार की, जिनकी पार्टी के पास 12 सांसद हैं। नीतीश कुमार 1996 से एनडीए के सहयोगी रहे हैं और जब वाजपेयी सरकार 13 दिन के लिए सत्ता में आई, तब भी नीतीश की जो समता पार्टी है वो बीजेपी के साथ खड़ी रही थी। जब 98 में वाजपेयी सरकार एक मत से गिर गई थी, तब भी नीतीश की समता पार्टी एनडीए के साथ रही थी। और 1999 से 2004 के बीच वाजपेयी सत्ता में रहे थे, तब भी नीतीश कुमार एनडीए में बने रहे। यानी केंद्र सरकार के मसले में नीतीश और एनडीए की दोस्ती गहरी रही है राज्य के बनिस्पत। हालांकि 2013 में मोदी के पीएम उम्मीदवारी के विरोध में पहली मर्तबा नीतीश एनडीए से बाहर हो गए थे, फिर 2019 में वापस आए, लेकिन 2022 में केंद्र में जेडीयू के मंत्री रहते हुए दोबारा नीतीश ने एनडीए को छोड़ दिया था। तो एनडीए के सहयोगी दलों की विश्वसनीयता को लेकर आपको ये इतिहास जानना जरूरी था, लेकिन जिन नतीजों की वजह से हमें ये जानकारी देनी पड़ रही है वो क्या है, उस पर भी बात करनी जरूरी है। बीजेपी ने लगातार 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद 441 सीटों पर चुनाव लड़ा और 240 सीटें जीती। तो इस हिसाब से स्ट्राइक रेट क्या हुआ ये देखिए आप, 440 उम्मीदवार, ये जो जीत आई है वो 240 की है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों की स्ट्राइक रेट पर आप गौर कीजिए। एक है 54% और दूसरी 99 सीट के साथ 30%। वो भी तब जब ये इनकम्बेंट सरकार थी, मतलब जब आप सत्ता में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जरूर आपके सर चढ़कर बोलती है। लेकिन यहां इस केस में अगर 54% स्ट्राइक रेट है तो क्या कहा जाएगा? दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही? कांग्रेस रही ना। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? 99। लड़ी कितनी सीटों पर थी? 338। और जीत प्रतिशत कितना रहा? 30%। यानी पहले नंबर पर खड़ी बीजेपी और दूसरे नंबर पर खड़ी कांग्रेस के बीच में डिफरेंस कितना है? 141 सीटों का, 2 गुने से भी ज्यादा।
तो जीत का जश्न कहां मनना चाहिए? वोट प्रतिशत की बात कर लेते हैं। बीजेपी को 18वीं लोकसभा के चुनाव में कितना वोट प्रतिशत मिला है? 36.58, 36.58% वोट मिला है। 2019 के मुकाबले ये कितना कम हुआ है? 0.71%। और कांग्रेस को 21.20% वोट मिला है, यानी 21.20%, यानी 2019 के मुकाबले लगभग 2% ज्यादा। 0.71 कम हुआ है और बढ़ोतरी यहां पर कितनी हुई है? 1.7%। ये वो नतीजे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव हार गई है, कांग्रेस चुनाव जीत गई है। लेकिन क्या यह सच है? मैंने आंकड़े दिए आपके सामने, आप तय कीजिए। देश में सरकार कैसे बनेगी, उसका समीकरण क्या हो सकता है, आप इस पर भी चर्चा कर सकते हो। और चर्चा करना जरूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि इस वक्त दोनों ही पार्टियां इस स्थिति में है कि एक से छूट सकता है, दूसरे से टूट सकता है और कहीं और जुड़ सकता है। क्या समीकरण बन सकते हैं, मैं जल्दी से आपको बता देती हूं। पहला समीकरण तो सीधा सा है, और वो क्या है कि भाई 292 सीटें हैं, वो इंटैक्ट रहें और सरकार बन जाए। क्लियर ना भाई? 292 एमपी एनडीए के पास, ठीक है, और इंडिया गठबंधन के पास 234 एमपी हैं, अन्य 18 है। तो बहुमत वाली सरकार क्या है? 272, तो ज्यादा 18 सीटें और ज्यादा आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये पहला सिनेरियो है कि कोई ना तोड़े ना जोड़े, जो सरकार है वैसे चलती रहे, ठीक है। 18 अन्य यानी छोटे दलों के से जो जीते हुए सदस्य हैं, निर्दलीय सांसद हैं, वो विपक्ष का हिस्सा रहे, तब भी चल जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा समीकरण है कि अगर नीतीश कुमार बागी हो जाते हैं, यानी आप 292 में से माइनस कर दीजिए 12 जेडीयू के सांसदों को, तो कितने आ जाते हैं? कुल बच जाते हैं 280। बहुमत के लिए कितने चाहिए? 272। तो अभी भी यहां पर सरकार चल जाएगी, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप लगभग 8 जो हैं आपके पास एमपी अभी और भी है 272 के आंकड़े से। अब तीसरा सिनेरियो आपके सामने रखती हूँ। इंडिया गठबंधन के 234 में अगर जेडीयू के 12 जोड़ भी दें आप, तो 246 तक आंकड़ा पहुंचता है, वहां सरकार अभी भी नहीं बनती, तब भी एनडीए बहुमत में रहता है। अब तीसरा सिनेरियो क्या है? तीसरा समीकरण है कि अगर नायडू की पार्टी टीडीपी किसी कारण एनडीए को छोड़ देती है, तो फिर एनडीए का आंकड़ा क्या हो जाता है? 276, अभी भी 272 से आगे है। बहुमत तब भी एनडीए के पास रहेगा, और इंडिया का जो आंकड़ा है वो इनके जुड़ जाने पर 250 हो जाएगा। चौथा समीकरण क्या है? अगर टीडीपी जेडीयू जो है दोनों एनडीए का साथ छोड़ दे, 292 है, 12 + 16 और अन्य, कुल सीट क्या है? 264। ये सब जोड़ दीजिए, ठीक है, 12 भी जोड़ दीजिए, 16 भी जोड़ दीजिए और 18 भी जोड़ दीजिए, कितने आते हैं? ये आ जाते हैं 264। अभी भी आप अल्पमत में हैं, बहुमत के आंकड़े से दूर है। एनडीए का आंकड़ा 264 पर पहुंच जाता है ना, अब जाकर 264 पर पहुंचता है। इंडिया का आंकड़ा 262 पर पहुंच जाता है। तो इस हालत में बहुमत किसी के पास भी नहीं है। ऐसे में कौन रोल प्ले कर सकता है? छोटे दल और इंडिपेंडेंट जो सांसद है, उनकी ताकत फिर बढ़ जाएगी।